थे कि या तो आप सत्ता पक्ष के साथ हैं या आप विपक्ष के साथ हैं। आप अपना अगर तीसरा पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। और ये अभी मतदाताओं के मूड ने पिछले साल भर में बता भी दिया है, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक धड़ा इधर है तो दूसरा उधर है। आप या तो इधर हैं या उधर हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको प्रमोद अग्रवाल जी? और उसमें अगर इधर उधर वाली बात में इंडिया गठबंधन वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने क्या चुनौती पेश कर दी है, जिस चुनौती की चिंता पहले ही जता चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भले जुबान से ना बताएं, लेकिन 38 दलों को एक मंच पे ला करके और अपना भाषण दे करके, एकालाप करके उन्होंने ये तो जाहिर कर ही दिया था कि कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके अंदर घबराहट है, और वो घबराहट के अब और बढ़ते हुए हम देखेंगे। प्रमोद अग्रवाल जी। राजीव जी, जो दूसरों के बाथरूम में घुसकर रेनकोट पहन के नहाते हुए देखा करते थे, वो अब 38 छातों के नीचे छुपकर संसद नहीं आ रहे हैं। जवाब देते नहीं बन रहा है उनको। मैं आपको एक हमारे यहाँ की घटना से शुरुआत करता हूं। पिछले 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ गृह मंत्री जी ने अपने पार्टी की चुनावी बैठक ली थी रात के अंधेरे में, और उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ का हाल भी मणिपुर जैसा होगा। इस बात को आप क्या समझते हैं? जहां पर इतनी शांति है, इतने विकास की गति तेज है, जहां बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे कम है, जहां का किसान सर्व सुविधा संपन्न है, वहां पर सत्ता में आने के लिए आप ये धमकी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का हाल भी मणिपुर जैसा होगा। इसका पीछे का अर्थ क्या है? आप चाह रहे हैं कि जहां जहां आपकी सत्ता नहीं है वहां वहां सुलगाई जाए ऐसी आग, जिसको बुझाने के नाम पर आप अपना दर्द बयान कर करके अपने प्रति सहानुभूति इकट्ठा करके चुनाव जीत सके। मतलब आपके लिए देश और राज्य और जनता ये कोई मायने नहीं रखते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह से चुनाव को जीता जाए। और यह बात भी सामने आई है कि उस बैठक में अमित शाह जी ने यह कहा है कि आप लोग सिर्फ सड़क पर उतरना सीख लीजिए, चुनाव कैसे जीता जाता है यह हम जानते हैं। इसका अर्थ कितना वाइड हो सकता है आप अंदाज लगा सकते हैं। अब आप कह रहे थे इंडिया की बात, तो इंडिया से डर किसको नहीं लगता है? दुनिया में जो सब छत्रपति हुआ करते थे पूरी दुनिया के, जिनके राज्य में सूरज नहीं ढलता था, वो भी इंडिया से डरते थे। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो 38 छातों के नीचे छुप गए। इंडिया नाम रख देने से क्या होता है? तो यह मैं बताना चाहता हूं कि मोहनदास महात्मा गांधी हो जाते हैं इंडिया नाम रखने से। वल्लभ भाई पटेल सरदार और लौह पुरुष हो जाते हैं इंडिया हो जाने से। सरहदी गांधी बन जाते हैं गफ्फार खान इंडिया हो जाने से। दुर्गा हो जाती है इंदिरा गांधी इंडिया हो जाने से। इंडिया हो जाने से क्या नहीं होता? नरेंद्र एक और हुआ करते थे हमारे देश में, वो विवेकानंद हो गए थे नाम बदल जाने से। और इसी सरकार ने क्यों बदल दिया इलाहाबाद का और मुरादाबाद का और तमाम शहरों का नाम? अगर नाम बदल जाने से कुछ नहीं होता। नाम बदल जाने का ही तो खौफ है कि आप आ नहीं पा रहे सदन में। आप उस राज्य की उन राज्यों से तुलना कर रहे हैं जहां मानवाधिकार बहाल ही नहीं है। मणिपुर जैसे राज्य की अगर आप तुलना कर रहे हैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ से, तो आप बताइए क्या छत्तीसगढ़ में नेट बंद है? क्या छत्तीसगढ़ राजस्थान में नेट बंद है? क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में अखबार नहीं छप रहे हैं? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने सेना भेजी हुई है? क्या वहां पर
लोगों को संवाद करने की छूट मिली नहीं मिली हुई है? क्या क्या इतना फरी बयान देता है कि अब केंद्र सरकार बोलेगी तो वो इस्तीफा दे देगा? मतलब पिछली बार जब वो इस्तीफा देने जा रहा था तो जो महिलाओं ने उसका इस्तीफा फाड़ा था, वो नाटक किया गया था, वो भी शायद केंद्र सरकार के कहने पर ही किया गया था। ये बताना चाहिए। आज हमारा बस्तर 3 दिन पहले पूरा बंद रहा अपने आदिवासी भाइयों के समर्थन पे कि मणिपुर की घटना का हम विरोध करते हैं। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में पूरी जनता के साथ इस घटना का विरोध करने सड़क पर आ गया है। आप बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बातें समान है। सब कैसे बातें समान है? किस बात, कौन सी बात समान है बताइए आप। क्या किसी की जान ले देने से दूसरे की जान लेना आसान हो गया है? क्या आप ये कह करके अपनी जान बचा सकते हैं कि उसने उसकी जान ले ली और उसने उसकी जान ले ली तो बराबर हो गया? फिर आपका कानून और संविधान कहां गया? बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया है, बहुत अच्छी बात है। जो सरकार ये कह रही है कि आप राजस्थान या बंगाल की बात क्यों नहीं करते, छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते, तो उस सरकार को किसने रोका है? मान लो आप मणिपुर की बात का जवाब मणिपुर पर चर्चा शुरू करते और जवाब में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जवाब देते, तो क्या प्रधानमंत्री या उस विभाग के मंत्री या महिला बाल विकास मंत्री को कोई रोक लेता? क्या आप इस बात का जवाब इस तरह से नहीं दे सकते? सदन तो पूरा आपका है, माइक सारे आपके हैं, स्पीकर जो रिंग मास्टर की तरह हाथ हिला रहा है वो आपका है, क्यों नहीं रोक सकते आप सब? लेकिन आपको तो इस बात में मजा आ रहा है। आप तो यह चाहते हैं कि यह हंगामा होता रहे, जिससे आपकी जितनी पिछली पुरानी गलतियां हैं वो सारी माफ हो जाएं, उसको जनता देख भी ना सके। आपको मैरी कॉम जब कहती है कि साहब मेरे राज्य को बचा लो, जब मीराबाई कहती है साहब मेरे राज्य को बचा लो, जब दिल्ली में पहलवान कहती हैं कि साहब हमको बचा लो, आप कुछ नहीं करना चाहते। आपको इनके साथ सिर्फ फोटो खिंचाना आता है। जब ये पदक जीत के आई थी तब आपने क्या बताया था कि ये हरियाणा की है, ये राजस्थान की है, ये मणिपुर की है। ये सारे लोग भारत के थे, ये सारे लोग उस इंडिया के थे जिस इंडिया से आप खौफ खा रहे हैं। आप मान के चलिए सारा इंडिया एक साथ है, सारा इंडिया उसी तरह से एक साथ है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इस बार फिर से उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के उन पेंशन धारकों को हराने के लिए तैयार है जो माफी वीर अपने आप को वीर कह करके नाम बदल लिया करते थे और माफी वीर कहलाते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और आपके सवाल जो हैं वाजिब। सुप्रीम कोर्ट में यह सफलता अर्जित की है कि उसने ईडी की एक कार्यवाही को अपने यहाँ पर स्टे करवा दिया है। आबकारी घोटाले के, दिल्ली जैसे आबकारी घोटाले की बात करके छत्तीसगढ़ में घुसा ईडी जो कार्यवाहियां कर रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था और ठीक उसके अगले दिन ही संजय मिश्रा जी की जो ईडी पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। अब आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जब संजय मिश्रा जी को रहते हुए भी ईडी की कार्यवाही पर रोक लगानी पड़ गई थी, तो यह कार्यवाहियां कितनी अवैधानिक कर रहे होंगे। और जब दूसरा कोई आएगा तो ये कितनी बुरी तरह से इनकी परतें उखड़ेंगी, ये भय भी है। एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मिश्रा जी हैं वो भी, और एक बनाए गए हैं राज्यसभा के सदस्य। शायद वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट इस तरह के किसी पद लेने के लिए तैयार नहीं है जी। इस बार्गेनिंग में वो बिक नहीं रहा है। इसलिए एक हटाए गए निर्णय प्राप्त हो चुके व्यक्ति को फिर से बहाल करने के लिए आप पहुंचे हैं, ठीक वैसे ही जैसा ये चाहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री पद पर फिर से बहाल कर दिया जाए। आप ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना ही होता, इनको बहाली देनी होती है, इसके एक्सटेंशन को मान्य करना ही होता, तो वो इनको हटाने का आदेश क्यों देते? मुझे तो उस दिन भी बड़ी कोफ्त हुई थी कि इनको उस समय ही हटा क्यों नहीं दिया गया, 15 दिन का एक्सटेंशन भी क्यों दिया गया।
जो आदमी अवैध है वो तो 15 दिन पहले भी अवैध था, आज भी अवैध है, 31 तारीख को भी अवैध रहेगा। इस निर्णय के बीच में मणिपुर का जो नोटिस दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने सप्ताह भर का, शायद उसका भी कल टाइम पूरा हो रहा है। उस पर भी जवाबदेही बनी हुई है दोनों सरकारों की कि उनसे दोनों सरकारों से जवाब मांगा गया है, उस जवाब को भी देना है। और एक याद और दिलाता हूं, अस्थाना साहब को गुजरात से लाया था सीबीआई के हेडक्वार्टर पर छापा मारने के लिए, क्योंकि वर्मा जी पसंद नहीं थे। सारी संवैधानिक परंपराओं को तोड़ करके अस्थाना को दिल्ली का कमिश्नर बना दिया था, उनको भी एक्सटेंशन दिया था। मतलब सरकार जो 38 दल हैं, उनके अलावा जो दल हिडन हैं, 2 सीबीआई और ईडी, उनको मिलाकर 40 होते हैं। और इस 40 के में इन 2 की अनुपस्थिति के बगैर मंडली पूरी नहीं होती है, अली बाबा का खेल पूरा नहीं होता है। इनको हटा देंगे तो सारा खेल ताश के पत्तों की तरफ बिखरेगा, ये तय है। इसलिए इनको हटाना नहीं चाहते। पता नहीं कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन देश की जनता तो